बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जिसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। और इसमें क्या कहा जा रहा है, वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज। हमारे पास दो बॉडीज होंगी अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, जो रस्सी के दोनों एंड पे वो फिक्स होंगी, पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। मतलब हमें ये क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास दो बॉडी हैं, इस तरह एक ये है और एक ये है, और ये दोनों रस्सी के साथ इस तरह दोनों फिक्स है। और ये जो रस्सी है इसको हम एक पुली से गुजारेंगे कुछ इस तरह से। इस बॉडी में इस तरह एक हमारे पास डायग्राम बन जाएगी और इसको हमने सॉल्व करना है। इसमें हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इसका टेंशन फाइंड करना है और इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन भी फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही डिटेल से करने वाला हूँ, इसका एक एक स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और हर स्टेप को समझना है। वीडियो चाहे जितनी भी लंबी होगी, मैं हर स्टेप को समझाने की कोशिश करूंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि इसकी इंग्लिश की जो स्टेटमेंट है वो कितनी लिखनी है। पेपर में जब आएगा तो ये वीडियो में जो कुछ लिखा है आप एज इट इज लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन कभी भूलेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हमने शुरू कहाँ से करना है, तो आपकी बुक में ये एक पैरा दिया हुआ है, मैं एक एक लाइन को आपको समझाऊंगा और उसके बाद इसकी मैथमेटिकली जो फॉर्म है वो करेंगे, क्योंकि बुक वाले ने डायरेक्ट इसको लिख दिया हुआ है लेकिन हमने उसको प्रूव करना है। तो इंशाल्लाह इसको हर चीज़ को हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे उसने क्या कहा, पहली लाइन में हमें ये बता रहा है, Consider two body A and B of masses M1 and M2 respectively। तो हमें सबसे पहले उसने क्या बताया कि हमारे पास दो मैस हैं, एक को उसने कह दिया A और एक को उसने कह दिया B। दो मैस है, जिस तरह वो कहता जाएगा हम वैसे करते जाएंगे, देखना हमारा क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाएगा। एक B है एक A है। अब उसने हमें कहा एक को कहना है M1 और दूसरा क्या है M2। तो पहले जो रेड कलर वाली थी बात उसने जो की है हमने वो पूरी कर ली। लेट M1 इज ग्रेटर देन M2। तो ये कहता है जो M1 है वो M2 से बड़ा था। लो जी, मैं M1 को M2 से बड़ा बना दिया। अब हमें क्या कहता है, द बॉडी आर अटैच टू ऑपोजिट एंड एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। कहता है ये जो दोनों बॉडीज हैं रस्सी के दोनों एंड के साथ जुड़ी हों, ऐसी रस्सी जिसमें लचक ना हो, इनएक्सटेंसिबल। तो ये जी मैं उसके साथ भी जोड़ दिया। अब क्या कहता है, द स्ट्रिंग पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एज शो इन फिगर। तो वहां एक फिगर दी होगी, मैं भी अभी फिगर से आपको समझाऊंगा, लेकिन कहता है कि इस रस्सी को आपने फ्रिक्शनलेस पुली से गुजार देना है इस तरह से। तो अब ये हमारे पास ए होगा और ये हमारे पास बी होगा। कहता है कि जब आप इसको फ्रिक्शनलेस पुली से गुजारोगे तो क्या होगा, द बॉडी ए बीइंग हैवियर मस्ट बी मूव डाउनवर्ड व्हेन विद सम एक्सीलरेशन। कहता है जो ए है वो भारी है तो वो नीचे की तरफ मूव करेगी तो उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होगा। लेट दिस एक्सेलरेशन बी ए, वो एक्सेलरेशन ए होगा। देखिए मैं आगे मैथमेटिकली करवाता हूं, तो ये जो इंग्लिश है मैं ये भी समझा रहा हूं आपको। एट द सेम टाइम बॉडी बी अटैच टू द अदर एंड। कहता है उसी टाइम जो बी थी वो भी दूसरी तरफ जो अटैच थी, तो जब ए नीचे की तरफ आ रही होगी तो बी जो है वो उस टाइम ऊपर की तरफ जा रही होगी और उसमें एक्सेलरेशन होगा ए। एज द पुली इज फ्रिक्शनलेस, ये पुली जो है इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, हेंस टेंशन विल बी सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी। टेंशन, ये जो रस्सी है ये इसमें टेंशन है। अब टेंशन होता क्या देखें, एक ढीली ढाली रस्सी है तो उसमें टेंशन इतनी ज्यादा नहीं है। टेंशन होता है रस्सी कितनी अकड़ी हुई है, उसमें तनाव कितना है। तो ये रस्सी में टेंशन है और ये रस्सी में टेंशन है। तो होप सो ये जो इंग्लिश आपने वहां पे लिखनी है इसकी आपको सारी समझ आ गई है और उसकी डायग्राम कुछ ये बनेगी हमारे पास। तो यहां हम देख पा रहे हैं एक हमारे पास M1 है, एक हमारे पास M2 है। M1 बड़ा है, A जो है वो बड़ा है, B जो है वो छोटा है। जब A नीचे की तरफ आएगा तो उसमें एक्सीलरेशन पैदा होगा, जब B ऊपर की तरफ जाएगा तो उसमें भी एक एक्सीलरेशन पैदा होगा और ये जो टेंशन है ये रस्सी में तनाव को शो कर रहा है। ये सारी चीजें उसने बता दी। अब हम एक चीज और भी जानते हैं कि जब भी कोई चीज लटकी हुई होती है तो वो मैस नहीं बल्कि क्या बन जाता है, वेट है। क्योंकि अगर कोई चीज, ये एक कोई चीज है, ब्लॉक है, तो ये भी मैस है।
लेकिन अगर ये ब्लॉक लटका हुआ है तो ये इसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी, तो ये मैस नहीं, अब ये वेट बन गया है। तो इसलिए यहां पे बन गया m1g और ये बन गया m2g। चलिए अब मैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ बढ़ता हूं। तो कैलकुलेशन में हम इसको सबसे पहले तो इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को सॉल्व करने में हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, एक तो वेट आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, टेंशन। अब यहां पे हमने ये देखना है कि वेट नीचे की तरफ आ रहा है। जब वेट नीचे की तरफ होता है तो वेट हमेशा प्लस होता है, क्योंकि जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो उसके साथ ग्रेविटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन प्लस में आएगा। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि वेट प्लस होगा। और अदर सेंस अगर आप ये देखो तो वेट बड़ा है तो टी छोटा है, तभी तो वेट रस्सी को खींच के आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेट जो है बड़ा, तो बड़ी रकम हमारे पास पहले लिखी जाएगी क्या, m1g। और ये जो टेंशन है ये छोटी थी तो उसको माइनस कर लेंगे। देखें जब भी कोई चीज आप माइनस प्लस करते हो तो बड़ी रकम से छोटी रकम को निकालते हो। वेट बड़ा था तो तभी नीचे की तरफ आ रहा है, टी छोटा है तो उसको रस्सी को वो खींच के ला रहा है, तो इसलिए टी छोटा हुआ, क्योंकि वो वेट उससे बड़ा है इसलिए उसको खींच रहा है। तो मैंने ये लिख लिया। अब दूसरी चीज ये है कि जब ये मूव कर रहा था, जब मूव कर रहा तो कोई चीज फोर्स लगी, क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज अगर मूव करती है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। अब फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एम ए। तो यहाँ जो फोर्स लगी थी फिर क्या हो गया, एम ए। अगर ये m1 है तो यहाँ क्या आएगा, m1। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बन गई। तो होप सो ये स्टेटमेंट जो है आपको अच्छे से समझ आ गई है। मैंने m1g पहले क्यों लिखा, क्योंकि हमारा वेट नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको मैं नेगेटिव नहीं था कर सकता, तो इसको मैंने प्लस बनाना था, मैं इसलिए t को पहले नहीं लिखा, पहले मैंने m1g को लिखा है। अदर सेंस मैंने दूसरी एग्जांपल ये दी, वेट बड़ा है तो बड़ी रकम से ही छोटी रकम को निकाला जाता है, क्योंकि ये वेट बड़ा है तो तभी टेंशन को नीचे की तरफ खींच रहा है, रस्सी को खींच रहा है। अगर रस्सी में ताकत ज्यादा होती तो वेट को ऊपर की तरफ लेके जाती। तो होप सो एक एंड आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं दूसरे एंड की। इधर अब ये टोटली उल्ट है, यहां रस्सी वेट को खींच के लेके जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि बड़ा क्या हुआ, टेंशन, और छोटा क्या हुआ, वेट। तो बड़ी रकम से छोटी रकम निकाल लेते हैं, m2g। वेट क्या था, m2g। जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा था तो इसके ऊपर फोर्स लगी, और फोर्स को किससे शो करते हैं, ma से। तो यहां मैं लिखूंगा m2a, क्योंकि यहां ये मैस 2 है तो यहां भी m2 आएगा। तो इस चीज की भी समझ आ गई। अब इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। इसमें आपको सिर्फ यही समझना है कि मैंने यहाँ t पहले क्यों लिखा और यहाँ m1g पहले क्यों लिखा। इस पे मैंने बहुत डिटेल से बात कर ली। अब आगे सारा कुछ आसान है, कैलकुलेशन है। तो पहले वाले को मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ और दूसरे वाले को मैं इक्वेशन 2 कह लेता हूँ। इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं ताकि हमारे पास t निकले, g निकले, a निकले। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को हमने करना प्लस, तो पहली इक्वेशन तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। अब दूसरी क्वेश्चन को अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक जानते हो तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे, ये जो t है ना इसको इस t के नीचे लिखेंगे और m2 को m2 के नीचे लिखेंगे। अब इस वैल्यू में m2 तो है नहीं लेकिन t तो है, तो इस वैल्यू को उठाएंगे, t के नीचे मैं t लिख देता हूं। m2 नहीं था इसलिए m2 को मैंने अलग लिख लिया। तो इक्वल के इस तरफ भी ऊपर m2 नहीं था तो मैंने इसको अलग लिख लिया। अब इसको प्लस करते हैं तो t माइनस क्या है, नीचे प्लस का, ये तो हो गया कट। तो ऊपर क्या बचा, जब प्लस करेंगे तो ये m1g ऐसे ही नीचे आ जाएगा और साथ में माइनस m2g कुछ इस तरह से आ गया। इस तरफ क्या था, इक्वल के m1a हमने ऐसे ही नीचे लिख लिया प्लस m2a, ये डबल प्लस लिखा है, आपने एक प्लस कर देना है। तो होप सो यहां तक आपको समझ आ गई, ये तो कट हो गया था। अब अगर इतनी समझ आ गया तो आगे कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप देखो तो इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि g जो है दोनों में सेम है, तो g को अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा, m1 माइनस m2। अगर इस तरफ देखें तो क्या कॉमन है, इधर हमारे पास आ रहा है a सेम है, बाकी क्या बचेगा m1 प्लस m2। तो इस तरह से हम दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो निकाला तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू निकल आई। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां से g निकालना है तो g को मैं इधर ही रहने दूंगा और ये इस तरफ पहले ही था a m1 प्लस m2 और ये जो g के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड m1 माइनस m2। तो ये देखें जी,
हमारे पास इजीली क्या निकल आया है, जी निकल आया है। तो आप ये आपके पास जी की वैल्यू आ गई, जी इधर ही रहा, ये जो M12 था वो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब मुझे अगर इस सारी लाइन में से ए को निकालना है तो ए इधर ही रहेगा, इधर हमारे पास पहले क्या था, जी M1 माइनस M2 इधर पहले ही था, ए के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड M1 प्लस M2। तो ये समझ आ गई अब आपको। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये देखें हमने ए भी निकाल लिया, ए इधर ही था, ए के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, M1 प्लस M2 वो इधर आके डिवाइड। तो देखिए कितनी आसानी से हमने जी भी सॉल्व कर लिया और ए भी सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं टेंशन की। तो हमने ये जो रस्सी में टेंशन है टी, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेंशन निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। इस तरह से हम इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब पहली जो इक्वेशन है उसको दूसरी पे डिवाइड कर देंगे। किस तरह से, ये इस तरह से हमारे पास डिवाइड हो जाएगी। M1G माइनस टी को दूसरी की T माइनस M2G पे डिवाइड करेंगे और इक्वल के इस तरफ M1A जो है उसको M2A से डिवाइड कर देंगे, मतलब पूरी ऊपर वाली इक्वेशन को पूरी नीचे वाली इक्वेशन पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए से कट हो जाएगा। जैसे ही मैं ए से कट करता हूँ तो अक्सर मुझे बच्चे कहते हैं सर टी को टी से कट कर दें। भाई टी से कट नहीं होगा, जब किसी वैल्यू में प्लस या माइनस आ जाता है तो फिर हम उसको इस तरह से कट नहीं कर सकते। तो इसमें प्लस माइनस नहीं था तो मैंने इसको कट कर दिया। जब ए से कट हो गया तो बाकी हमारे पास क्या बचा, M1G माइनस टी और टी माइनस M2G और यहाँ पे M1 और M2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर चली जाएंगी, मतलब ये M2 जो नीचे है वो दूसरी तरफ जाके ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये T माइनस M2G जो है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस तरह से, कुछ इस तरह से, मतलब M2 ये जो वैल्यू है ये तो ऐसी रहेगी, M1G माइनस टी, सिर्फ M2 इधर आगे इससे मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरह M1 तो इधर ऐसे ही है, सिर्फ T माइनस M2G जो है वो इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यू बन गई। अब हमने क्या करना है, M2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसके बाद M2 ने T के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। M2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया M1 M2G, M2 जब T के साथ हुआ तो M2T बन गया। इसी तरह M1 जब इस T के साथ हुआ तो ये बन गया M1T, जब M1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो M2G पहले ही था, M1 मल्टीप्लाई हुआ तो M1 M2G बन गया हमारे पास। तो ये भी इक्वेशन आपके पास निकल आई। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने तो फाइंड करना है T। तो एक T इक्वल के इस तरफ है, एक T इक्वल के इस तरफ है, या तो उस T को इधर ले आओ या G वाले इकट्ठे कर लो। तो हम क्या करते हैं, G वाले इकट्ठे कर लेते हैं, T वाले इकट्ठे कर लेते हैं। इस तरफ G वाली वैल्यू कौन सी है, माइनस की, तो हम क्या करते हैं G वाले एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे M1 M2G था, ये जो माइनस का था इस तरफ आगे देखे किसका हो गया, प्लस का। अब ये प्लस का हो गया तो इस तरह M1T पहले ही था, तो ये जो माइनस का था M2T दूसरी तरफ जाके देखें प्लस का हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये, अगर हमारे पास हो A प्लस A तो आप क्या बोलोगे कि हमारे पास A कितने हैं, 2A हैं, प्लस करेंगे तो 2A हैं। इसी तरह इधर देखें M1 M2G, M1 M2G ये दोनों सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास कितने, 2 हैं। किसकी वैल्यू, M1 M2G की 2 वैल्यू है मेरे पास। तो इसको मैं लिख लेता हूं कुछ इस तरह से, तो मैं कह सकता हूं ये जो है मेरे पास M1 M2G कितने हैं, 2। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, T कॉमन आ गया, अंदर बचा M2 प्लस M1। अब देखें T हमारे पास निकल आया, T इधर ही रहेगा, ये जो M2 प्लस M1 है दूसरी तरफ जाके इस तरह से क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ M2 पहले है, यहाँ मैंने M1 पहले लिख लिया है, तो जब आप चीज़ों को प्लस कर रहे होते हो तो पहले कौन सी आए बाद में कौन सी आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 5 प्लस 6 तो आंसर कितना आएगा, 11। अगर मैं लिखता हूँ 6 प्लस 5 तब भी आंसर कितना आएगा, 11। तो बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन था, अक्सर बच्चों को इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसकी समझ ही नहीं आती। मैंने पूरी कोशिश की है इवन कि आपको जो इंग्लिश की स्टेटमेंट है उसकी भी एक एक लाइन पढ़ा के और साथ में बताया कि वो क्या बता रहा है और उसका हमारी डायग्राम के ऊपर क्या असर है वो भी बताया, और एक एक स्टेप को पूरी डिटेल से एक्सप्लेन
किया है, क्योंकि बुक पे डायरेक्ट उसका आंसर लिख दिया, उसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो होप सो आपको अच्छे से समझ आई है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।